आज हम बात करने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 20 फरवरी 2021 के संस्करण एडिशन के बारे में। और अब की बार की कवर स्टोरी है अमेरिकाज बेटर फ्यूचर। अब की बार की कवर स्टोरी जो टारगेट की गई है वो है अमेरिका किस तरह से कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। आज हम कवर स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे। मैगजीन के अंदर कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोविड अपडेट। बड़ी ही अच्छी खबर है वो ये कि ह्यूमन चैलेंज स्टार्ट हो गया है ब्रिटेन के अंदर। दुनिया का पहला कोविड रिलेटेड ह्यूमन चैलेंज ये अब इनिशिएट हो गया है। ये ह्यूमन चैलेंज होता क्या है पहले ही जान लेते हैं। ह्यूमन चैलेंज कोविड के लिए पहली बार नहीं हो रहा है। कोविड के अलावा और बीमारियों के लिए पहले किया जा चुका है, जिसमें से कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और कई बीमारियां शामिल हैं। तो ये ह्यूमन चैलेंज होता क्या है? ह्यूमन चैलेंज के अंदर एक उम्र विशेष के लोगों को लिया जाता है, 18 से 30 साल, जो कि इस केस में है। उनको जानबूझ करके कोरोना वायरस से एक्सपोज कराया जाता है और फिर देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो इन्फेक्शन कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, एग्जिस्टिंग बीमारियों के साथ वो कैसे काम करता है, और ऐसी क्या वजहें हैं कि कुछ लोग इससे बिल्कुल ही अछूते निकल जाते हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। तो ये पहला ऐसा स्टडी है जिसमें कि जानबूझ करके जो वॉलंटियर्स हैं वो वायरस से एक्सपोज होंगे और फिर स्टडी किया जाएगा कि शरीर में क्या क्या बदलाव आ रही हैं, ताकि जो दवाइयाँ हैं उनको, ये वैक्सीन्स हैं उनको और एक्यूरेट बनाया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन चैलेंज के ऊपर एक अलग से वीडियो होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ। लेकिन अभी के लिए एक अच्छी खबर कि पहला ह्यूमन चैलेंज स्टडी स्टार्ट हो गई है कोविड के लिए ब्रिटेन में। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया जो कि अभी तक क्लेम कर रहा है कि उसके पास कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। बीच में काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, ट्विटर के ऊपर काफ़ी मीम भी बने थे कि नॉर्थ कोरिया कभी बोलता है कि एक पेशेंट है, कभी बोलता है 0 पेशेंट है, तो लोग हंसते हैं कि सुबह एक पेशेंट मिलता है, दोपहर को गोली मार देते हैं। तो ऐसा कुछ काफ़ी मजाक सुनने को मिला था। लेकिन अभी एक खबर सामने आई कि नॉर्थ कोरिया ने फाइजर कंपनी जो है वैक्सीन बना रही है, फाइजर के कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश की है और कोविड 19 रिलेटेड डेटा को चुराने की कोशिश की गई है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जब नॉर्थ कोरिया के पास कोई पेशेंट ही नहीं है तो वो डेटा क्यों चुरा रहा है। पर ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि ब्लैक मार्केट में कोविड 19 रिलेटेड डेटा की काफ़ी डिमांड है, लोग काफ़ी अच्छे पैसे देकर के उसको खरीद रहे हैं। तो शायद नॉर्थ कोरिया किसी और कंट्री के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए ये डेटा चुरा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि फाइजर अकेली कंपनी नहीं है। फाइजर शायद पहली कंपनी हो सकती है जिसने ये ट्रेस आउट कर लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की जो हैकिंग है वो और कंपनियों के कंप्यूटर्स को भी टारगेट कर रही है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मैगजीन में बोला गया है कि स्पैक के ऊपर और उनकी वैल्यूएशन के ऊपर काफ़ी चिंता की बात है। सबसे पहली बात है, स्पैक होता क्या है? स्पैक की फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ये होती क्या है? यूएस में एक लॉ है जिसके अंडर, या आप बोल दे एक प्रोविजनिंग है जिसके अंदर आप एक कंपनी खोल सकते हैं जिस कंपनी के पास कोई ऑपरेशन नहीं है, यानी वो कंपनी कुछ नहीं करती है, उस कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, यानी कि वो कंपनी एक शैल कंपनी है। उस शेल कंपनी को भी लिस्ट करके आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और आपको उस फंड में बताना पड़ेगा कि इस फंड का पर्पस क्या है। ज़्यादातर लोग फंड बनाते हैं, फिर किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करते हैं या किसी बड़ी कंपनी के साथ इस फंड को मर्ज कर देते हैं। जिन लोगों ने फंड में पैसा लगाया होता है या जिन्होंने ये स्पैक के शेयर्स लिए होते हैं, उनको नई एंटिटी में, चाहे वो टेकन ओवर एंटिटी हो या मर्ज्ड एंटिटी हो, उसमें उनको कुछ हिस्सेदारी मिल जाती है। स्पेक का इस्तेमाल दो तरह के लिए किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज जो यूएस में बेस्ड नहीं हैं, वो यूएस मार्केट में लिस्ट होने के लिए स्पेक्स का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले वो एक शेल कंपनी बनाती हैं यूएस में। उस शेल कंपनी को स्पेक के अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी, हिंदुस्तान के सेबी की तरह से यूएस के एसईसी से परमिशन ली जाती है। फिर स्पेक को मार्केट में लिस्ट किया जाता है। बताया जाता है कि स्पेक इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंडिया, चाइना या इंडोनेशिया, किसी और देश की फला कंपनी को हमें टेक ओवर करना है, तो आप हमारे स्पेक में पैसा लगाइए, बदले में आपको नई कंपनी के शेयर्स में हिस्सेदारी मिलेगी।
तो ये एक इसको बोलते हैं बैकडोर रूट है कि किस तरह से कंपनीज अपने आप को यूएस में लिस्ट करती हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनीज ने इस तरह से अपने आप को लिस्ट किया है यूएस के अंदर। हालांकि अब काफ़ी शोर होने लगा है कि स्पेक्स का शायद गलत इस्तेमाल हो रहा है, पर स्पेक का पर्पस यही है। स्पेक को ब्लैंक चेक कंपनीज कहा जाता है क्योंकि इन कंपनीज के पास, जैसा मैंने बताया, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता। हिंदुस्तान में जब कोई कंपनी लिस्ट होने जाती है तो हम उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में क्या बिजनेस ऑपरेशंस किए, उसने कितना कमाया, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। यानी कि उनका एक एस्टेब्लिश रिकॉर्ड होता है, उसको वेरीफाई करके जज किया जाता है कि कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं है। लेकिन स्पैक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इनको ब्लैंक चेक कंपनीज कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक है, सरकार की परमिशन के साथ हो रहा है, सब कुछ लीगल हो रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वरी क्या है, चिंता क्या है? चिंता यह है कि पिछले साल 2020 में लगभग 83 बिलियन डॉलर स्पैक्स में इन्वेस्ट किए गए। यानी शेयर मार्केट से 83 बिलियन डॉलर स्पैक्स ने उठाए, और अभी माना जा रहा है कि ये स्पैक्स अलग अलग कंपनीज को खरीदेंगे। चिंता की बात यह है कि आज तक स्पैक्स कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड कंपनीज के लिए बनाए जाते थे, और स्पेक्स की मार्केट में बहुत धूम नहीं होती थी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पेक बनाए गए लेकिन स्पेक का जो पर्पस था किसी कंपनी को टेक ओवर करने का या किसी कंपनी में मर्ज होने का, वो फुलफिल नहीं हो पाता और लोगों को उनके पैसे वापस मिलते हैं, पर लोगों को कभी उनके सारे पैसे वापस नहीं मिलते। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने $100 लगाए हैं स्पेक के अंदर और स्पेक का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाता, तो उसे लगभग $95 वापस मिलते हैं। $5 का नुकसान हो जाता है, जो कि अलग अलग तरह की फीस है, सरकार का उस SEC के उसके अंदर चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, और जो स्पेक्स के कन्वेनर्स होते हैं उनकी एक फ़ीस होती है। तो आज से पहले स्पेक कोई बहुत अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल में ये फ्री मनी के चलते जो बबल बोला जा रहा है, उसके चलते स्पेक में $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला गया। तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि एवरीथिंग बबल इज गोइंग टू हैपन। एवरीथिंग बबल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं स्पैक और एवरीथिंग बबल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना जा रहा हूँ, पर एवरीथिंग बबल का मैं आपको एक स्थिति बताऊँ। सन 1929 में यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, जो 30s में आया था, 1930s में, उसे जस्ट पहले भी ये वर्ड काफ़ी सुनने को मिला था, एवरीथिंग बबल। उस वक्त के इकोनॉमिस्ट ने कई इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कंपनीज हो, और चाहे और कमोडिटीज़ हो, सबके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। हर किसी में एक बबल नज़र आ रहा है, यानी कि जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे काफ़ी ऊंचे दामों पर ट्रेड हो रहे हैं। तो इसको एवरीथिंग बबल की परिभाषा दी गई थी। कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ डेटा साइंटिस्ट अब बोल रहे हैं कि एवरीथिंग बबल दोबारा बन रहा है। सभी तरह की कमोडिटी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, सभी के अंदर एक बबल देखा जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर कुछ लोग निगेट कर रहे हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी पीछे 26 जनवरी, अगर ठीक से याद है मुझे, 26 जनवरी 2021 को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ, वो भी एक एवरीथिंग बबल का स्वरूप बनते हुए देख रहे हैं। तो खैर, एवरीथिंग बबल के ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि स्पैक ऐसी कंपनीज जो कि शेल हैं, जिनका भविष्य बिल्कुल निर्धारित नहीं है, और जो लोगों के पैसे लेकर के भी भाग सकती हैं, ऐसी कंपनियों के अंदर $80 बिलियन पिछले साल इन्वेस्ट किए गए। दो एशिया की बड़ी कंपनी है, गोजेक और टोकोपीडिया। गोजेक है जो इंडोनेशिया और सिंगापुर में टैक्सी सर्विस, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का चलाती है, ऊबर की तरह। काफ़ी फेमस है गोजेक। गोजेक यूएस में लिस्ट होने वाली है, इसी तरीके से ऐसी खबरें हैं मार्केट में। और टोकोपीडिया, टोकोपीडिया एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो बोला जा रहा है कि वो भी इसी बैकडोर रास्ते से यूएस में लिस्ट होगी, पर ये जेन्युइन डिटेल हो सकती है, लेकिन $80 बिलियन फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि स्पेक्स में पिछले साल फ्लो हुआ। दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंडिया की वर्कफोर्स की वरी को लेकर के। दो कहानियां हैं, दो स्टोरीज हैं अब की बार इस इकोनॉमिस्ट में। पहली है मैनी हैंड लाइट वर्क, और दूसरा है 200 मिलियन जॉब शॉर्ट। तो पहला है कि मैनी हैंड लाइट वर्क। सबसे बड़ी वर्कफोर्स वरी हिंदुस्तान के साथ जो है कि हिंदुस्तान में जो फीमेल पार्टिसिपेशन जो है, औरतें जो जॉब करती हैं, वो बहुत ही कम है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान चाइना को अगले कुछ ही सालों में रिप्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगा। साथ में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन चाइनीज़ पॉपुलेशन से ज़्यादा यंग है, यानी हमारे पास ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है
कि चाइना की जितनी वर्कफोर्स आज है उसको अटेन करने में हमको अगले 25 से 30 साल लग जाएंगे, यानी कि इस शताब्दी का मध्य आ जाएगा जब तक कि हम चाइना को वर्कफोर्स में compete कर पाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स के मामले में। इसकी सबसे बड़ी वजह है फीमेल पार्टिसिपेशन। हिंदुस्तान में फीमेल पार्टिसिपेशन लगातार गिर रहा है। 2005-06 के आसपास से लगातार इसमें गिरावट देखी गई है। और विश्व के जो काफ़ी रूढ़िवादी देश माने जाते हैं जैसे सऊदी अरेबिया में भी 22% फीमेल पार्टिसिपेशन है जॉब्स के अंदर, जो कि हिंदुस्तान में महज 20% है। कुछ लोग मानते हैं कि 20 से भी कम है, लेकिन 20% जो आंकड़े हैं उसको भी देखा जाए तो हम सऊदी अरेबिया से भी पीछे हैं। अगर आप देखें इंडोनेशिया, जो कि काफ़ी रिगरस मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट वहाँ पर सोशल बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर भी लगभग 50% या कहने 50% से भी ऊपर फीमेल पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 20% है। और जो 20% हमको फीमेल पार्टिसिपेशन दिखता भी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड एंड लोली पेड जॉब्स में, कम तनख्वाह वाली जॉब्स के अंदर है। यानी कि महिलाओं के पास पुरुषों के बराबर जॉब्स के अवसर कम हैं और उनको मिलने वाली तनख्वाहें भी कम हैं। यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है देश के वर्कफोर्स के ऊपर, क्योंकि वर्कफोर्स अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो बाहर से आने वाली कंपनियां जो हिंदुस्तान में पैसा लगाने की बात चाहती हैं वो झिझकती हैं, क्योंकि वर्कफोर्स क्राइसिस बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक दूसरी स्टोरी है, वो है 200 मिलियन जॉब शॉर्ट। तो दोनों कहानियों को लगभग, दोनों स्टोरीज को लगभग मिला जुला के लिखा गया है। ऐसा बोला गया कि कोविड के दौरान ऐसा पाया गया कि लगभग 89%, 89% फीमेल ने ये बोला कि उनकी जॉब या तो चली गई है या सिवियरली इम्पैक्ट हुई है। एक एग्जांपल देते हुए बोला गया है कि टीचिंग में बहुत फीमेल पार्टिसिपेशन है, लेकिन अभी कोविड के चलते स्कूल बंद हुए तो बहुत सारी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, बहुत सारी फीमेल्स को जॉब से निकाल दिया गया, और जिनको जॉब में रखा गया उनकी 50% सैलरी कट कर दी गई। तो 89% जो है वो ये रिपोर्ट किया गया है कि जॉब इम्पैक्ट है, सीवियरली इम्पैक्टेड हैं या चली गई हैं महिलाओं की। अब देखिए ये जो जॉब जाना है इसमें भी श्रेणीगत अंतर है। जो टॉप सोशियो इकोनॉमिक क्विंटल के लोग हैं, यानी कि जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो लोग टॉप सैलरीड लोग हैं जिनकी जॉब काफ़ी अच्छी है, उनमें सिर्फ 9% लोगों ने ये बोला कि उनकी जॉब या तो इम्पैक्ट हुई है, चली गई है। लेकिन 46% लोग, जिसमें कि फीमेल और मेल दोनों शामिल हैं, 46% लोग जो कि बॉटम में आते हैं, जो कि सबसे कम पेड लोग होते हैं, सॉरी वर्कफोर्स होती है, उन्होंने बोला कि उनको 46% लोगों ने ये बोला कि या तो हमारी जॉब चली गई है या हमारी तनख्वाहें काफ़ी कम हो गई हैं। आधी वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो कि नीचे तक देखिए, उन्होंने बोला कि उन्हें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। इसका छोटा सा एग्जांपल देखने को मिलता है कि जो बॉटम क्विंटल के लोग हैं, जो कि सबसे कम तनख्वाह वाले जो कि हमारे वर्कफोर्स के लोग हैं, उनकी एवरेज वेज जो है वो लगभग आधी हो गई, आधी से भी कम हो गई। $13 से गिर कर वो $6 पर डे पर आ गई है। और अब ध्यान रखें कि जो हम बॉटम क्विंटल की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं। तो दिहाड़ी मजदूर दिन के हिसाब से काम करते हैं। बोला जा रहा है कि $13 से गिर के $6 प्रतिदिन की सैलरी हो गई है, जो कि 50% से भी ज़्यादा कटौती वो लोग का सामना कर रहे हैं। एक और दूसरी जो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है कि हिंदुस्तान में टोटल वर्कफोर्स 2016 में 420 मिलियन थी, जो कि 2019 में 400 मिलियन रह गई। याद रखें ये 2019 का आंकड़ा है, 2020 का आंकड़ा नहीं है। तो कोविड से पहले भी जॉब्स लगातार मार्केट में कम हो रही हैं। 20 मिलियन जॉब्स का ओवरऑल नुकसान देखा गया है। और वापस आते हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि चाइना और इंडोनेशिया जैसे देश, चाइना काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और ईस्ट एशिया में अगर आप देखें, फार ईस्ट एशिया में, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सब देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वहाँ पर हो रहा है। तो ये न्यूज़ ये बताती है कि अगर हिंदुस्तान को चाइना या इंडोनेशिया से compete करना है, अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में तय करने के लिए, तो हिंदुस्तान को लगभग 600 मिलियन लोगों को जॉब में रखना होगा, जो कि आज के हिसाब से लगभग 200 मिलियन जॉब
एक्स्ट्रा जनरेट करनी होगी। इसीलिए टाइटल रखा गया है कहानी का 200 मिलियन जॉब्स शॉर्ट। 200 मिलियन जॉब्स अभी हमारे पास कम है कि हम कंपीट करना शुरू कर पाए चाइना या इंडोनेशिया को। पछाड़ना दूर की बात है, अभी सिर्फ हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में 400 मिलियन वर्कफोर्स की, तो हमको ये बात याद रखना चाहिए कि इसमें से 77% वो लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कैजुअल लेबर्स हैं। और ये जो 77% में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर नज़र आ रहे हैं, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी वो लोग हैं जो कि बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, जिनकी या तो छोटी छोटी दुकानें हैं, पनवाड़ी हैं, पान का दुकान है, खोखा है, चाय की दुकान है। इस तरह के लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर काउंट हो रहे हैं। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80%, हालांकि कुछ लोग इसके ऊपर विवादित हैं और कुछ विवादित ये आंकड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं कि 90% तक या 90 से ऊपर हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये आंकड़ा 77% है। 77% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। इसके दो नुकसान होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमारे पास नहीं होता। हमको नहीं पता कि कौन किस दिहाड़ी मजदूर कौन कहाँ पर काम कर रहा है, कितना किस चाय वाले ने कहाँ दुकान खोल रखी है, वो कितना पैसा कमा रहा है। अगर ये लोग अपनी नौकरी से चले जाते हैं, नौकरी खो देते हैं, अपना काम धंधा खो देते हैं, तो किसी के पास भी, ना सरकार के पास ना गैर सरकारी संस्थाओं के पास, किसी के पास भी ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते कि इनमें से कितनों की नौकरी चली गई और कितनों की नौकरी वापस आ गई। जैसे कल ही के दिन यूएस में जॉब नंबर्स रिलीज हुए, काफ़ी अच्छे जॉब नंबर्स हैं और इतने अच्छे जॉब नंबर्स हैं कि उससे मार्केट क्रैश हो गई लगातार 2 दिन इंडिया में और यूएस में भी। 1,90,000 जॉब्स का टारगेट माना जा रहा था कि यूएस ऐड करेगा। यूएस ने ऐड की 3,80,000 जॉब, जो कि आंकड़े से दुगना है, लगभग 3,60,000 3,80,000 के आसपास जॉब ऐड की। सवाल ये है कि कितनी जॉब ऐड की, वो दूसरी बात की बात है। पहला सवाल ये है कि इतना एक्यूरेट नंबर मिलता है अगर यूएस में, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हिंदुस्तान में जो कैजुअल लेबर है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका डेटा एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं है। ये पता लगाना कितनों की नौकरी गई और कितनों की नौकरी वापस आई, सरकार के लिए एक चैलेंज है। तो ये तो 200 मिलियन जॉब शॉर्ट का जो आंकड़ा है, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो आज 400 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, 77% अनऑर्गेनाइज्ड में है, यानी कि ये किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने नहीं जाते हैं। सिर्फ 23% वर्कफोर्स है जो कि बड़ी कंपनी में या अच्छे बिजनेस करती है। इस 23% के लोग ही एमएनसीज में जाकर के जॉब करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो। अगर हम 600 मिलियन के आंकड़े की बात करते हैं चाइना को compete करने के लिए, तो हमें ना सिर्फ 200 मिलियन नई जॉब ऐड करनी पड़ेंगी, बल्कि इन 77% सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबर्स में से भी एक बड़े चंक को निकाल करके नौकरी की तरफ ले जाना पड़ेगा जहां उन्हें रेगुलर सैलरीज मिले। तो ये दो चैलेंज हैं अब की बार के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। तो अब की बार के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा वीडियोस पैक के ऊपर और एवरीथिंग बबल के ऊपर। ये दो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।